तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सभी लाडले इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपके डिमांड पर, आपके फोन कॉल पर आपने कहा सर वैसे तो आप बहुत सारे वीडियोस डालते हैं हेडिंग वाइज हेडिंग, सर एक पीडीएफ में आप वीडियो बनाइए, एक हैंड रिटन नोट्स का वीडियो आप थोड़ा जल्दी से क्विक रिवीजन के साथ आप बनाइए। तो आपके डिमांड पर ही हम ये वीडियो ले आए हैं और काफी बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को खरीद रखा है। अगर आप भी इसके भागीदार बनना चाहते हैं तो बिना रुके बिना थके 7992-087-382 से कांटेक्ट करें। आप एक सब्जेक्ट का नोट्स लोगे तो आपको 49 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। कितना रुपए? 49। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप कोई भी नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 49 रुपए। जिन बच्चों को लेना है नोट्स 2025 फोड़ना है, बोर्ड एग्जाम फोड़ना है, वो इस नोट्स को लेकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस, तो 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन भी आपको हम देंगे। ठीक है ना? तो जिन बच्चों को लेना है वो इस नंबर से कांटेक्ट करें, अच्छे से आप बात करके परचेज कर सकते हो। चलिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले इस चैप्टर में हम चुंबक क्या होता है। चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी जितनी भी लोहे से बनी चीजें हैं उनको क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब ये चुंबक क्या है? चुंबक जरा ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है वह काला पत्थर जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम चुंबक कहते हैं। यानी जो लोहे से बनी हुई चीजें हैं उसे ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है। अब ये आकर्षण में दो तरीके का आकर्षण होता है। एक तो मनुष्य चुंबक बनाता है और एक चुंबक प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, यानी चट्टानों में प्राप्त होता है। तो कितने तरीके से प्राप्त होता है? दो प्रकार के चुंबक होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। ये प्राकृतिक चुंबक क्या है? प्रकृति द्वारा प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जो हमारे कोयले के खान में पाया जाता है, जो पहाड़ियों के बीच में, चट्टानों के बीच में पाया जाता है। ठीक है ना? ये प्रकृति। और प्रकृति द्वारा जो प्राप्त चुंबक है उसका रासायनिक सूत्र ये है Fe3O4। Fe3O4 एक चुंबक है जो कि खानों में पाया जाता है, कोयले की खान में भी मिलता है और चट्टानों के बीच में मिलता है। ठीक है, तो ये है प्राकृतिक चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक, मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यानी जो मनुष्य चुंबक बनाता है उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक। ठीक है, जैसे दंड चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक। अब बात आती है कि भाई साहब हम लोग दो चुंबक जानते हैं, कौन चुंबक ऐसा है जो सबसे शक्तिशाली चुंबक माना जाता है? कौन सा चुंबक ऐसा है जो सबसे शक्तिशाली चुंबक माना जाता है, यानी इन दोनों चुंबकों में? तो मेरे बच्चे याद रखना, ये जो हम लोग चुंबक बनाते हैं, यानी जो मानव द्वारा निर्मित चुंबक होता है उसे वह सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे टिकाऊ होता है। ठीक है ना?
तो ये कृत्रिम चुंबक है। अब आगे देखिए, चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार हो गए, अब हम चुंबक के गुण जान लेते हैं। चुंबक के कितने गुण हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज, चुंबक के कुछ चीजें समझ लेते हैं और फिर हम जानते हैं। देखो, जैसे हमारे पास एक दंड चुंबक है। कौन सा चुंबक? दंड चुंबक। एक नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल पर होता है पॉजिटिव चार्ज और साउथ पोल पर होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव, इसीलिए इसमें से जो आकर्षण होता है, जो बल रेखाएं होती हैं, वो नॉर्थ से निकलकर कहां जाती हैं? साउथ में प्रवेश करती हैं। ये नॉर्थ से निकलेंगी और किधर चली जाएंगी? साउथ में। ठीक है, दो चुंबकों के मध्य में अगर यहां पर बात किया जाए तो चुंबकत्व का गुण 0 होता है, याद रखना। ये ध्रुव है नॉर्थ और साउथ। ध्रुवों के पास में रहोगे, अगर आप ध्रुवों के पास में रहोगे तो चुंबकत्व का गुण ज्यादा रहेगा। ध्रुवों से दूर जाओगे, चुंबकत्व का गुण कम होता जाता है, लेकिन मध्य में चुंबकत्व का गुण 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम यहां पे आ जाते हैं चुंबक के गुण में। देखो, पहला जो गुण है वो क्या है? पहला गुण है, जब किसी चुंबक को किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय प्रेरण के कारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। देखो, एक होता है प्रेरण की घटना, जैसे किसी अच्छे आदमी के पास जब आप रहोगे तो आपको अच्छा गुण की प्रेरणा मिलेगी, अच्छे चीज की प्रेरणा मिलेगी। वैसे ही अगर कोई भी लोहा किसी चुंबक के पास में रख दिया जाए तो चुंबक का जो गुण है धीरे धीरे उस लोहे में चला जाता है। चुंबक का जो गुण है, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, वो किसमें चला जाता है? उसके बगल में रखे लोहे में चला जाता है, जिसके कारण एक साधारण लोहा भी धीरे धीरे चुंबक बन जाता है। उसके बाद मैंने एक चीज आपसे अभी कही कि अगर किसी अच्छे की संगति में रहोगे तो धीरे धीरे अच्छे हो जाओगे, और किसी बुरे आदमी के संगत में रहोगे तो आप धीरे धीरे बुरे हो जाओगे। ये लॉजिक सी चीज है। वैसे ही हमारा चुंबक है, चुंबक के पास में यदि कोई लोहा रख दे तो वो भी चुंबक बन जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे कर रहा है। ये तो पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है मेरे लाडलो? देखो, दूसरा गुण है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अभी मैंने बताया ना कि ये कोई दंड चुंबक है, तो एक नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल पॉजिटिव होता है, साउथ पोल निगेटिव होता है। दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अगला क्या है? चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जी हाँ मेरे लाडलो, कोई भी दंड चुंबक ले लो, उसके ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर इस चुंबक को हम बीच में से काट दें तो बगल में एक साउथ पोल और उत्पन्न हो जाएगा, याद रखना, और इसके बगल में एक नॉर्थ पोल और उत्पन्न हो जाएगा। जैसे भगवान श्री राम ने रावण के पता नहीं कितने हाथ काटे, एक नया हाथ आके लग जाता था, वैसे ही ये जो चुंबक है, इसमें अगर एक ध्रुव हटाने की कोशिश करोगे तो जिस ध्रुव को हटाओगे वो एक नया ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा मेरे लाडलो। ठीक है ना? तो यहां पर इसके एकांकी ध्रुव संभव नहीं है,
या एकांकी ध्रुव का मतलब आवेशों को अलग अलग कर सकते हो, धन आवेश ऋण आवेश, लेकिन इनके हम ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ध्रुवों में एकांकी ध्रुव संभव नहीं है। धन आवेश नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी भी एक दूसरे से हम जुदा नहीं कर सकते, ऐसे कहें। तो अगला क्या है, चुंबक के ध्रुवों के समीप में चुंबकत्व का गुण अधिक होता है तथा चुंबक के ध्रुवों से दूर जाने पर चुंबकत्व का गुण कम हो जाता है। मैंने कहा कि यहां पर एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसके पास में जब जाओगे चुंबकत्व का गुण ज्यादा होगा और इससे दूर जाओगे, इस तरफ आओगे, चुंबकत्व का गुण कम होता जाता है। ठीक है, चुंबक के मध्य में चुंबक के ध्रुवों के मध्य में चुंबकत्व का गुण क्या होता है मेरे लाडलो, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। अभी मैंने बताया जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, ध्यान देना, जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरता है। यानी किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर हो जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, आगे इसी वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है ना, पहले इसको समझ लेते हैं कि जब स्वतंत्रता पूर्वक हम किसी चुंबक को लटकाते हैं तो उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर क्यों ठहरता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। यदि किसी चुंबक को आग में डालते हैं तो चुंबक का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर किसी चुंबक को मेरे लाल लो आग में डाल दोगे तो जो चुंबक का अस्तित्व है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी वो एक पत्थर की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, यानी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव धीरे धीरे इंड हो जाता है। जब दो चुंबक के पास में लाया जाता है तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। यानी अगर कोई भी दो चुंबक एक दूसरे के पास में लाएं तो उसमें क्या होगा, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे धारावाही परिनालिका। ठीक है, देखो धारावाही परिनालिका एक लकड़ी या दप्ती का बना होता है। ठीक है, ध्यान देना, धारावाही परिनालिका खोखले बेलन जैसा होता है, एकदम जैसे बेलनाकार आकृति होती है। कोई भी बेलनाकार आकृति लेंगे, खोखला बेलन, भरतू बेलन नहीं, जैसे ये है तो ये खोखला है बट इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, खोखले बेलन जैसा होता है। ठीक है, यह लकड़ी या दप्ती का बना होता है। किसका बना होता है, लकड़ी या दप्ती का। इसमें तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटे होते हैं। किसके तार होते हैं, तांबे के विद्युत रोधी तार। इस तार का संबंध किसी सेल या कुंजी से कर दिया जाता है। यानी जो है, अगर हम धारावाही परिनालिका की बात करें तो ये है। ठीक है, देखो ये धारावाही परिनालिका एक लकड़ी या दप्ती का बना होगा इस तरीके से। फिर से अगर हम बनाएं तो ये है धारावाही परिनालिका। ठीक है, धारावाही परिनालिका लकड़ी या दप्ती का बना होता है। इसमें तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटे गए होते हैं इस तरीके से। क्या लपेटे गए होते हैं, तांबे के विद्युत रोधी तार। ठीक है, इस तरीके से एक कुंजी लगी होगी, ये है प्लस ये माइनस, एनोड एंड कैथोड। एनोड पर निगेटिव चार्ज, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। अब देखो जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस तरीके से, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये नॉर्थ है और ये है साउथ। ठीक है ना। तो अब इसमें देखो मैंने क्या बोला, ये जो धारावाही परिनालिका है एक लकड़ी या दप्ती का बना होता है। इसमें तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटे गए होते हैं।
तार के एक सिरे से धन सिरा जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे से ऋण सिरा तथा कुंजी को जोड़ा जाता है। जैसे ही कुंजी के को लगाएंगे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी और देखो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी और जिस सिरे पर विद्युत धारा का प्रवाह दक्षिणावर्त होगा, जिस सिरे पर विद्युत धारा का प्रवाह दक्षिणावर्त होगा उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। जिस सिरे पर विद्युत धारा का प्रवाह वामावर्त होता है, यहाँ पे वामावर्त है, इसे हम उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल कहेंगे। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, तो कुल मिला के ये है हमारी धारावाही प्रणालिका। अब देखो जैसे ही धारावाही प्रणालिका में आप विद्युत धारा प्रवाहित करा देते हैं तो ये एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, जिसके कारण एक चुंबक की तरह कार्य करेगा। उसके बाद इसके दो व्यवहार हैं। कितने? दो। देखो धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय व्यवहार। अब इस धारावाही प्रणालिका को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, क्या लटका दें? किसी भी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम दो धारावाही प्रणालिकाओं को पास में ले आए, ध्यान देना, अगर हम दो धारावाही प्रणालिकाओं को पास में ले आए तो उसमें आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा धारावाही प्रणालिका। अब आ जाते हैं बायो सेवर्ट का नियम। देखो ये बायो और सेवर्ट हैं, दो वैज्ञानिक हैं। ठीक है ना, तो बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिए जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। बायो सेवर्ट ने क्या दिया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए नियम दिया। देखो बायो सेवर्ट का पहले फिगर से समझते हैं। बायो सेवर्ट ये है एक धारावाही चालक तार। इसमें जैसे ही विद्युत धारा आई प्रवाहित करे इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हुआ उत्पन्न और बिंदु P पर जाके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। बिंदु P पर और यहाँ से लेकर स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हुआ, क्योंकि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कुछ न कुछ दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी पर है। ठीक है, और इसकी दिशा क्या है? दिशा ज्ञात करने के लिए ये कोण थीटा लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, क्योंकि ये तार जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में हो, तार किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मुड़ा हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं डेल्टा एल दूरी जो है तार में मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करा दिया, जिसके कारण इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ स्मॉल r दूरी पर। अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र पहली तो विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करोगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, तो डेल्टा बी आई पर निर्भर करेगा। दूसरा डेल्टा बी जो है डेल्टा एल पर निर्भर करेगा। तीसरा डेल्टा बी जो है आर पर निर्भर करेगा। यानी ध्यान देना, देखो यहां पर डेल्टा बी किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। देखो डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो तार की लंबाई है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिशा यानी कोण के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी आप एक बात सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने साइन थीटा ही क्यों लिखा। साइन थीटा इसलिए लिखा क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह एक सदिश राशि है, और सदिश राशि अगर लेफ्ट वाला सदिश राशि है तो राइट वाले में साइन लगाएंगे, अगर लेफ्ट वाला अदिश राशि है तो राइट वाले में हम कॉस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीव्रता सदिश था इसलिए हमने साइन लगाया। अब इसके बाद जो डेल्टा बी है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तीन लोगों में यहाँ पे डिवाइड है।
अब जरा ध्यान देना, ये डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यानी डेल्टा बी जो है, अगर हम चारों समीकरणों को संयोजित करें, देखो डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इन चारों को अगर संयोजित करोगे आप सभी, ठीक है, चारों को संयोजित करोगे तो ये जो डेल्टा बी कॉमन है, इसलिए एक डेल्टा बी लिखेंगे, आई डेल्टा एल साइन थीटा का गुणा करेंगे बटे आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट मिलेगा जिसका नाम है म्यू नॉट अपान 4 पाई। ये म्यू नॉट क्या है? हवा या निर्वात की चुंबकशीलता को हम म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या फिर म्यू नॉट अपान 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है। म्यू नॉट हवा या निर्वात की चुंबकशीलता और इसका मान 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। फिर देखिए, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध, जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे लाडलों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप सभी अगर याद कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए म्यू नॉट, अब इसमें और इसमें हमें रिलेशन बनाना है, इसमें संबंध बनाना है। तो देखो म्यू नॉट की वैल्यू आपने चैप्टर फर्स्ट में अभी अभी पढ़ा है, इसी चैप्टर 4 में 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये होता है म्यू नॉट की वैल्यू। ओके, उसके बाद चैप्टर फर्स्ट में मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो ये तीरिया गुणा करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसकी निकाल लो, तो जब यहां से तीरिया गुणा करोगे ये आ जाएगा। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की निकालोगे 4 पाई 9 × 10⁹, ठीक है ना, 9 × 10⁹, ये हो जाएगा भाग में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी इतनी। अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इतना मिल गया और म्यू नॉट इतना मिल गया। ये अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को संयोजित करेंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर हम यहीं पे संयोजित कर दें, ध्यान देना, यानी गुणा कर देंगे, ये समीकरण 1 गुणे 2 गुणा करोगे, लेफ्ट में लेफ्ट का करा दो मल्टीप्लाई और राइट में राइट का करा दो। ठीक है ना। तो इसमें जब कराओगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, अपान 4 पाई इंटू 9 × 10⁹, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये ऊपर से नीचे ले आएंगे 1/9 × 10⁹ इंटू -7 है, ऊपर से नीचे आएगा 10⁻⁷ हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 को देखो 9 7 16 हो गया, और इसे लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 16 को लिख सकते हैं 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे, तो इस तरफ का वर्गमूल हो जाएगा √ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर का वर्गमूल 3, और 10 घाते 8 के होल स्क्वायर का वर्गमूल 10 की घाते 8। ठीक है, अब ये चीज देखो प्रकाश की चाल के बराबर है, तो √ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c, यही हमें सूत्र
सिद्ध करना था, और यही है हमारा म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट में संबंध का सूत्र। ठीक है, जो कि देखो यहां भी सॉल्व किया गया है, यहां भी देखो पूरा सॉल्व किया गया है। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे सॉल्व नहीं करा, अपने से ही सॉल्व कर दिया। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। देखो मेरे लाडलों, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एक काल्पनिक बंद वक्र होती हैं। क्या होती हैं? एक काल्पनिक बंद वक्र होती हैं। ये क्या होती हैं? एक काल्पनिक बंद वक्र होती हैं। याद रखना, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं काल्पनिक कैसे होती हैं? देखो ये है हमारा, ध्यान देना, देखो ये है दंड चुंबक, एक डंडे की तरीके से चुंबक है। ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल। नॉर्थ पोल पॉजिटिव होता है, साउथ पोल निगेटिव होता है। साउथ पोल एनोड होता है, नॉर्थ पोल कैथोड होता है। और आप जानते हैं जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, उस पर वहां से जो बल रेखाएं होती हैं निकल के जाती हैं साउथ की ओर। यानी धन क्या करता है? जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, जिस पर होता है ऋण चार्ज निगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉनों को लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को देगा और ये इलेक्ट्रॉनों को लेगा। तो यहां से बल रेखा निकल के जाएगी साउथ की ओर, यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलकर चली जाएगी। ऐसे काम की बात यह है कि ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि इस पर एकांक धन आवेश चलता। याद रखना, एकांक परीक्षण आवेश चलता है या एकांक स्वतंत्र आवेश चलता है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि इस पर जो आवेश है वो समान है। और समान आवेश कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं, बल्कि एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। उसके बाद यहाँ पर जो बल रेखाएं निकली हैं आप देख रहे हो, ध्रुवों के समीप में यहाँ पे बल रेखाएं पास पास में है जहाँ पे ध्रुव है, और ध्रुवों से दूर जाने पर बल रेखाएं धीरे धीरे दूर दूर हो जा रही हैं। ठीक है ना? तो ये बल रेखा के अगर इस किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण जरा ध्यान देना। ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? यह बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। क्या होती मेरे लाडलों? यह बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। अभी देखो ये बल रेखा जो है एक बंद वक्र की तरह है कि नहीं? देखो वक्र मतलब होता है इस तरीके से अगर कोई लाइन खींच देंगे तो ये वक्राकार है। इस तरीके से कोई लाइन खींच देंगे ये वक्राकार है, और ये बंद वक्र है, यानी दो वक्रों से बंद है। एक वक्र यहाँ पे है और एक वक्र यहाँ पे है, इसी को बोलते हैं बंद वक्र। पहला नंबर ये हुआ कि यह बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों के पास पास तथा, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ध्रुवों के पास पास होती हैं तथा ध्रुवों से दूर जाने पर यह बल रेखाएं दूर दूर हो जाया करती हैं। ये बल रेखाएं क्या हो जाती हैं? दूर दूर। देखो अभी मैंने कहा यहाँ पे कि ये देखो नॉर्थ और साउथ पे बल रेखाएं पास पास में हैं, और जैसे ही ध्रुवों से दूर जाएंगी तो ये बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि इस पर एकांक स्वतंत्र धन आवेश होता है, एकांक स्वतंत्र धन आवेश चलता है, इसलिए यह एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर पुनः आ जाती हैं। ठीक है, ये वाला आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब देखो
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ठीक है, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, ये नार्थ है, दो शक्तिशाली चुंबक मैंने रखा। ठीक है, दो शक्तिशाली चुंबक मैंने रखा। अब यहां से इसके बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया, इसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पे हम अगर कोई धारावाही चालक तार रख दें, ऐसे ही तार रख दें, इसके बीच में चुंबक के बीच में तार रख दें, तो जाहिर सी बात है उसमें विद्युत धारा ऑटोमेटिक प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? आई धारा। ठीक है, और इस तार की लंबाई कितना मान लेते हैं? यल। इस तार की लंबाई हो हम यल मान ले। ठीक है, अब इसके चुंबकीय क्षेत्र में जब इस तार को रखोगे तो इसमें भी, इसके भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो, जब इसकी इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो एक चुंबकीय बल काम करने लगता है, जिसे हम चुंबकीय बल कहेंगे, और चुंबकीय बल ही लॉरेंज बल है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ यल पर निर्भर करेगा, यानी जो तार की लंबाई है उस पर निर्भर करेगा। एफ जो है, एफ यल के अनुक्रमानुपाती होगा चालक तार के, और एफ जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, एफ चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा, और एफ जो है साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होगा। यानी चारों समीकरण को संयोजित कर दें तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू यल आई बी साइन थीटा हमें मिलेगा। और जैसे ही ये प्रोपोर्शनल हटेगा वैसे ही यहाँ पे क्या लग जाएगा? बराबर और के का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल क्या है? जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है ना, मैंने क्या बोला? जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस पर एक चुंबकीय बल काम करने लगता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो लॉरेंज बल है वो किसी वृत्ताकार पथ पर कोई जब वस्तु चलेगी, किसी धारावाही चालक तार वृत्ताकार है, उस पर जब कोई इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो आवेशित इलेक्ट्रॉन लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी चीज, लगने वाले बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा, और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके वेग के भी अनुक्रमानुपाती होगा। तो इन सभी को अगर संयोजित करें तो एफ एक ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा एफ क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल हटेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा के, क्यू वी बी साइन थीटा, और हवा या निर्वात के लिए के बराबर 1 रख दोगे तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल के लिए एक यहाँ पर ये वैल्यू मिली, और अभी मैंने चुंबकीय बल के लिए बताया था एक सूत्र, ये वाला चुंबकीय बल के लिए ये है एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो याद रखना, जहां पे जैसी हमें जरूरत पड़ेगी उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ठीक है, किसी धारावाही चालक में उत्पन्न, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। हम उन्हीं चीजों को देखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके,
अब आ जाते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एम्पियर किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश, कोई बंद परिपथ है, इसके सीमा के अनुदिश, इसमें अगर आई धारा प्रवाहित करोगे तो ये इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और जो हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, थोड़े से तार में आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यहां से लेकर मान लेते हैं P से लेकर Q तक धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, डेल्टा एल दूरी जो है, हम इसमें धारा प्रवाहित करा दे रहे हैं। क्या करा दे रहे हैं? डेल्टा एल दूरी धारा प्रवाहित करा दे रहे हैं। तो देखो यहां पे परिपथ के सीमा के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, यहां पे रेखीय समाकलन होना चाहिए, रेखीय समाकलन उस परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र, देखो किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन तथा उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I, उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I के म्यू नॉट गुने के बराबर होता है। यह है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर I इंटू म्यू नॉट। यहां पे वेक्टर B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। DL क्या है? DL है कि हमने P से लेकर Q तक जितनी दूरी विद्युत धारा प्रवाहित किया है, उसकी दूरी को डेल्टा L से लिखो चाहे DL से लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। अब इसी चीज को हमको सिद्ध करना है, ठीक है। वृत्ताकार पथ के लिए बस देखो, अगर एम्पियर का परिपथीय नियम जब भी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लो, ये IMP वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP वाला प्रश्न है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में 3 अंक का क्वेश्चन मिलेगा आपको। कितने अंक का? 3 अंक का क्वेश्चन मिलेगा, और इस पर विशेष ध्यान देना। देखो, वृत्तीय पथ के लिए वृत्ताकार कोई पथ है, इस पथ में जैसे ही धारा प्रवाहित करे, ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वृत्ताकार पथ के समांतर है, क्योंकि इसी तरफ धारा जा रही है, इसी तरफ क्षेत्र है, तो जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री है। जैसे धारा भी इधर ही जा रही है, इसी तरफ क्षेत्र है, तो अगर थोड़ी सी दूरी लोगे, डेल्टा एल दूरी मान लेते हैं, डेल्टा एल दूरी लोगे, तो इसी तरफ धारा जा रही है, इसी तरफ क्षेत्र होगा, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r मान लिया। तो अब देखो यहां पे मजे की बात देखो, अभी जो हमने एम्पियर का परिपथीय नियम लिखा, अभी जो मैंने एम्पियर का परिपथीय नियम लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर म्यू नॉट इंटू I, यही तो था ना। अब यही तो सिद्ध करना है। तो वृत्ताकार पथ के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। देखो, एक होता है अनियमित आकृति के लिए, एक होता है वृत्ताकार पथ के लिए। दोनों में से किसी एक टाइप को आप सिद्ध कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसका डेरिवेशन प्लस थ्योरी। तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में इसका ये वाला साइड उतारे यहां पे। उसके बाद अपन लोग क्लास 11th में वेक्टर में आप पढ़े होंगे, क्लास 11th में वेक्टर में क्या पढ़े हैं? आपने पढ़ा है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, ये आप लोगों ने पढ़ा है। अगर 2 सदिशों के बीच में अदिश गुणन होगा तो उसका जो
वैल्यू निकल के आएगा ए बी कॉस थीटा। अगर दो सदिशों के बीच में सदिश गुणन होगा तो ए बी साइन थीटा एन कैप हो जाता है। तो यहाँ पे अदिश गुणन है, इसलिए इसकी जो वैल्यू बनेगी समाकलन तो रहबई करेगा, बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री है, तो जहाँ थीटा वहाँ पे 0 डिग्री रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो वेक्टर बी और ये और का चिन्ह है के बीच का कोण 0 डिग्री है, तो यहाँ पे 0 डिग्री रख दिया। जैसे ही रखा काश 0 अंश की वैल्यू 1 होती है तो ये मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर जो b का वैल्यू है, b की वैल्यू सीधे धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये सूत्र है, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी सूत्र यही है। ठीक है, तो b बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई आर यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद देखो इसमें dl को छोड़कर बाकी सभी अचर हैं, तो अचर राशियां ये dl जो है इसको छोड़कर ये सब अचर है, समाकलन से बाहर हो जाती हैं। और नियम आपने पढ़ा होगा कि अचर राशियां हमेशा वो समाकलन से बाहर हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये dl बचेगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब ये हम देखिए अभी तो वृत्ताकार जो पथ लिया था हमने छोटी दूरी के लिए लिया था, अगर हम टोटल लेना है तो ये टोटल वृत्ताकार होगा। और ये जो समाकलन है, जब किसी चीज़ में किसी वैल्यू में समाकलन लग जाए किसी चर में, तो समझ लेना हम उसे पूरे का मान निकालना है। तो dl के साथ समाकलन लग गया, इसलिए हमें पूरे की वैल्यू निकालना है, पूरे वृत्ताकार पथ के लिए निकालना है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dl की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 पाई आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई आर रख दिया, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई आर, और इसके स्थान पे 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। देखो यही चीज आ गया कि नहीं, यहाँ पे राइट हैंड साइड। अनियमित आकृति के लिए हमें नहीं लिखना है, एक चीज सिद्ध हो गया ना, बहुत है इतना। अब देखो आगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसी को लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। किसी वृत्ताकार कोई कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली, और इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, सबसे पहले इस वृत्ताकार कोई कुंडली है और उसमें जब धारा प्रवाहित करोगे तो धारा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ 90 डिग्री है। बायो सेवर्ट का नियम लगा दो। बायो सेवर्ट का नियम मेरे लाडलो जब लगाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्या है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद साइन 90 अंश की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कितना रखोगे, 1, तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यदि संपूर्ण कुंडली का विद्युत क्षेत्र B हो तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, B बराबर फाई डेल्टा बी बराबर फाई म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि संपूर्ण कुंडली का विद्युत क्षेत्र B हो, संपूर्ण कुंडली का विद्युत क्षेत्र क्या हो, B, तो हमने संपूर्ण कुंडली का जब विद्युत क्षेत्र लेंगे तो यहाँ पे समाकलन, यहाँ पे देखो इस तरीके से अगर कहीं चिन्ह बना रहे तो समझ लेना ये बंद परिपथ है। क्या है, बंद परिपथ है, इसलिए इसे हम इस तरीके का चिन्ह देते हैं। वृत्ताकार परिपथ है, उसका समाकलन ले रहे हैं। तो पूरे परिपथ के लिए B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा बी, और डेल्टा बी की वैल्यू यहाँ से पूरा रखोगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें अचर क्या है, अचर इसमें ये जिसमें डेल्टा नहीं लगा है वो पूरा अचर है, तो ये समाकलन से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखो
ये पूरा समाकलन से बाहर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, समाकलन लगने पर जो डेल्टा यल दूरी धारा प्रवाहित करे थे, वो पूरे में धारा प्रवाहित करने के लिए जब समाकलन लग जाएगा तो हम पूरे की वैल्यू निकालेंगे, और जो पथ है वो वृत्ताकार पथ है, यानी अपने परिधि के बराबर धारा तय करेगा। तो डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एल बराबर 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 पाई आर रख देंगे। ठीक है, ये देखो 2 पाई आर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई, इस तरीके से ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये आया था, तो आज हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, लगातार लगे रहिए। जो भी आपको पॉइंट बताएंगे वो बहुत ही तगड़ा बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, बहरहाल ये नोट्स में लिखा हुआ है, इसको ना समझा के हम थोड़ा अलग से समझाते हैं तो ज़्यादा आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। प्रयास करें अच्छे ढंग से समझाने की। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। चलिए थोड़ा यहां पे लिख देते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। देखो, जैसे हम दो तार लें, एक तार ये ले लें, एक तार ये ले लें, इन दोनों, ये दोनों समांतर तार हैं। इन दोनों तारों के जो लंबाइयां हैं वो हम मान लेते हैं यल है, और इसके जो बीच की दूरी है वो स्मॉल आर है। ठीक है, नियम क्या है जरा ध्यान देना। एक तार और लेते हैं यहाँ पे, इसके भी बीच की दूरी स्मॉल आर है, दोनों तार की लंबाई यल है। दोनों तार की लंबाई यल है। ठीक है, अगर हम इस तार में धारा प्रवाहित कर दें, देखो अगर इसमें हम I धारा प्रवाहित कर दें, I1, एक ही दिशा में धारावाही प्रवाहित करें। ठीक है, एक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, P Q R S, और यहां भी A B C D। याद रखना, जब धारा की दिशा एक तार में, दो तार में एक ही ओर होता है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। फिर समझिए, अगर धारा की दिशा एक ही ओर है तो आकर्षण, अगर धारा की दिशा विपरीत दिशा में है, इस तार में अगर ऊपर धारा जा रही है, इस तार में नीचे आ रही है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और यहां पर इस तार में अगर धारा प्रवाहित करें I1, तो इसके चारों ओर स्मॉल आर दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण इस तार में भी धारा प्रवाहित होने लगेगी। ध्यान देना, केवल इस तार में, PQ तार में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जिसके कारण स्मॉल आर दूरी पर रखा हुआ इसी के समांतर का एक दूसरे तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण, किसमें, इसमें चुंबकीय क्षेत्र, यानी इस तार का चुंबकीय क्षेत्र B1 है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इस तार में
एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसका नाम है I2। अब देखो ये तार कैसा है, लंबा है, तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो मैंने एक किसी गोलीय चालक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए B बराबर μ0/2 I/R सूत्र बताए हैं। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अलग सूत्र बताएं। ये सूत्र तब लगाएंगे, ये फार्मूला तब लगाएंगे जब हमारा तार जो है एकदम लंबा होगा, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार होगा। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, तब ये। तो दोनों अलग अलग फार्मूले हैं, है मॉडल एक ही, कंफ्यूजन मत होना। यहाँ पे μ0/2 होगा, यहाँ μ0/2 पाई होगा, ठीक है। हर जगह अलग अलग इसका उपयोग है। अब जरा ध्यान देना, थोड़ा इसको हम अलग से साइड में करते हैं, ठीक है। इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, यहाँ पे प्रतिकर्षण है। अब देखिए इस तार PQ में जब धारा प्रवाहित करें तो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा। देखो हम जो सूत्र सिद्ध कर रहे हैं वो डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं सेम वैसे ही हम लिख रहे हैं। B बराबर μ0/2 पाई I/R, ये फार्मूला लिख दिया। धारा मैंने किस में प्रवाहित की, यहां लिखेंगे PQ तार में प्रवाहित धारा I1 हो, यानी इस तार PQ तार में मैंने कितनी धारा प्रवाहित की, I1 धारा प्रवाहित करा दी, ठीक है ना, I1 धारा प्रवाहित करा दी। तो जब I1 धारा प्रवाहित करोगे तो B के स्थान पर B1 हो जाएगा, μ0/2 पाई I के स्थान पे I1/R, समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। अब देखो जब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हो तो इसमें R दूरी पर इसमें धारा प्रवाहित कराते हो, इसके R दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जिसके कारण दूसरे तार में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पर एक सूत्र और लगेगा, जब दूसरे तार में धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय बल के कारण दूसरे तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो F बराबर IBL साइन थीटा, F ही रहेगा। I के स्थान पे दूसरे तार में धारा I, चुंबकीय क्षेत्र पहले तार में उत्पन्न हुआ था, L दोनों तार की लंबाई L ही है, साइन थीटा। देखो थीटा मतलब जब इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो इसके जस्ट लंबवत 90 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कितने डिग्री पर, 90। तो जहां थीटा है वहां पे 90 डिग्री रखोगे और आप जानते हो साइन 90 अंश की वैल्यू 1 होगी। दूसरी चीज जो B1 का मान है μ0/2 पाई I/R1 यहाँ पे रखेंगे हम, तो F बराबर हो जाएगा I2 गुणे μ0/2 पाई I1/R गुणे L, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। F बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई I1 इंटू I2 इंटू L/R। अब देखो ये जो L है F के नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा F/L इज इक्वल टू μ0/2 पाई I1 इंटू I2 बटे R। ये है हमारा फार्मूला, ठीक है, ये है फार्मूला।
और अब क्या करना है, अगर इस तार में 1 एम्पियर की धारा, ध्यान देना, इस तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो दूसरे तार में भी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाएगी। साथ ही साथ इस तार की लंबाई 1 लेते हैं, या तार की लंबाई L ही रहने दो, और ये जो है दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हम 1 मीटर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर और R बराबर 1 मीटर हो तो इसमें रखोगे यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 हो जाएगा, तो F अपान L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई, ये बन जाएगी। इसकी तो वैल्यू 1 ही हो गई, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपान 2 पाई, तो पाई से पाई 2 दूनी 4 हो जाएगा। F बाई L बराबर 2 गुणे 10 घाते -7 न्यूटन प्रति मीटर। असली वैल्यू आपकी यही है। 2023 के एग्जाम में 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2023 के एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन में लाड लो, 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। जाके देख लेना आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। ये देखो, ये कंप्लीट हो गया, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कोई अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वृत्ताकार पथ पर गति होगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर जिसका आवेश Q है, अगर वो डेल्टा L दूरी चले, कितनी दूरी, डेल्टा L दूरी चलेगा, तो उसमें डेल्टा B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक थोड़ी दूरी चलेगा और इसके केंद्र के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। मैंने कहा थोड़ी सी दूरी चलेगा कोई भी आवेश तो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब चलेगा तो किसी न किसी वेग से चलेगा, कोई न कोई दूरी तक चलेगा, तो उसके जब डेल्टा L दूरी यानी सूक्ष्म दूरी चलेगा तो उसके चारों ओर एक सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो यहां पर देखो, वेग बराबर दूरी बटे समय। किस वेग से चल रहा है, अब थोड़ी दूरी चलेगा थोड़ा वेग लगेगा, डेल्टा V वेग, थोड़ी दूरी डेल्टा L, थोड़ा समय डेल्टा T। यहां से तिर्यक गुणा करेंगे, यहां से तिर्यक गुणा करेंगे तो डेल्टा L बराबर इतना आ जाएगा। और फिर इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा किसी न किसी धारा से चलेगा, तो मैंने उसमें I धारा प्रवाहित की। कौन सा आवेश चलेगा, Q, कितना समय तक चलेगा, डेल्टा T। तो धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय का सूत्र लगाएंगे, I बराबर Q बाई T, तिर्यक गुणा करें Q बराबर I इंटू T हो जाएगा। अब हम बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो सेवर्ट के नियम में म्यू नॉट अपान 4 पाई ये फार्मूला रखेंगे, I एज इट इज रहेगा, I के स्थान पे Q अपान डेल्टा T लिख देंगे, Q अपान डेल्टा T। डेल्टा L की वैल्यू जो निकाले थे डेल्टा V इंटू डेल्टा T साइन थीटा। ठीक है, यहाँ डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, तो अपन को मिलेगा डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई Q डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ठीक है ना। ये क्या है, ये कौन सी हेडिंग है, ये है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बहुत अच्छी हेडिंग है। ठीक है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये रहे हमारे इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने कहा हमारे इस चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो यहाँ पर एंड होते हैं। ठीक है,
बाकी अगले चैप्टर नंबर 5 को लेकर अगले दिन हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।